नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस.एन. बासु, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। पिछली बार हमने सेशन में देखा गया था कि प्रेगनेंसी अगर आपको हो गई है तो आप कैसे डॉक्टर और अस्पताल का चयन करें। मैं फिर से आपको बधाई देती हूँ इस नए सफ़र के लिए जो आप लोग लेने वाले हैं। प्रेगनेंसी में सारे परिवार में बहुत सारी चेंजेस होती हैं और हर एक के मन में अलग अलग सोच, अलग अलग धारणाएं, लेकिन खुशी सबको होती है कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? जैसे ही आपको पता चले कि हाँ आपको प्रेगनेंसी है, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आपके परिवार में अगर कोई और लोग हैं जिनके भी मन में सवाल हो या जो आपके साथ ये खुशी शेयर करना चाहते हैं, उनको भी आप साथ ले जा सकते हैं उस डॉक्टर की विजिट में। तो उसमें आपको ना हर तरह की चीज़ें, उनके भी मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो वो भी पूछने का मौका उनको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा और सब कोई मिल कर करके खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में समझ सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जा करके आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर जो है ना आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उनके जो स्टाफ होंगे वो आपसे पहले पूछेंगे कि, और हो सकता है कि डॉक्टर अगर नहीं हो और उनको ये पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका लास्ट पीरियड कब हुआ था। और अगर 6 हफ्ते हो चुके होंगे तो कई बार वो पहले ही आपको बता देंगी कि आप इतनी देर में जितनी देर वेट कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, हम एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। तो उनके जो टीम के डॉक्टर होंगे आपको एक हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन दें। अभी तो आप डॉक्टर के पास जाइए तो आपको पूरी हिस्ट्री अपनी बतानी चाहिए। आप का प्रोफेशन क्या है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है कि नहीं, जो कि निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी दवा हो और हम लोगों को पता ना चले कि एलर्जी है। हो सकता है कि आपको अब तक कभी एलर्जी नहीं हुई है, वो बात ठीक है, तो वही बता दीजिए कि अभी तक नहीं पता है। किसी खाने पीने की चीज़ से भी एलर्जी हो वो भी बताना ज़रूरी है। अगर आपको मौसम के अनुसार भी आपको खांसी हो जाती हो, दम घुटता हो या सांसें फूलती हो, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि इट्स अ स्ट्रेस कंडीशन फॉर द बॉडी। तो ये चीज़ें जो आपको सीज़न के अनुसार होती थी, कई बार हो सकता है प्रेगनेंसी में वैसे ही बढ़ जाएं और होने लगें। तो इसलिए डॉक्टर से प्लीज़ कुछ छिपाए नहीं। तो पहले डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे ना, वो पुराने कागज़ लाते हैं, सारे कागज़ अपने लेके जाइए जितने आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो बचपन के हो, बाद में हो, क्योंकि उससे डॉक्टर समझ लेता है कि आपकी जनरल हेल्थ अब तक कैसी रही थी और उसके अनुसार फिर आपको एडवाइस मिलेगी। आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अलावा हमारे लिए ये भी निहायत ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी जाने, और फैमिली हिस्ट्री में सारी चीज़ें पूछनी होती हैं। आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज या किसी तरह के जेनेटिक डिफेक्ट्स वगैरह हैं कि नहीं हैं, किसी को थैलेसीमिया है कि नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप है कि नहीं है, या आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर जितनी भी जानकारी आपके मन में, आप ये सोच सकती हैं डॉक्टर बोले कि अच्छा कोई बात नहीं वो चलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से उसको ये सोच करके मत अपने छिपाना नहीं, मतलब सोचें कि ये ज़रूरी नहीं है बताना, ये आप मत सोचें। वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वो आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। और सबसे ज़रूरी जो होता है डॉक्टर को इस समय जो जानना चाहता है कि देखिए, हर प्रेगनेंसी की शुरुआत जब एग रिलीज़ होता है, ट्यूब उसको पिकअप करता है, तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है। तो कई बार वो प्रेगनेंसी फिर धीरे धीरे जिसको चल करके यूट्रस तक 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाना चाहिए था, वो कहीं अटक जाती है और ट्यूब में ही डेवलप होने रहती है। और ट्यूब तो बहुत पतली सी चीज़ है, वहाँ पर ग्रो करके कल को वो रप्चर करेगा, इंटरनल हेमरेज इतना होगा कि मरीज़ की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शुरू में ही हम लोग 2 चीज़ें करते हैं कि एक टेस्ट कर लेते हैं कि आपका ब्लड टेस्ट एक होता है बीटा HCG, विच इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेगनेंसी, जो उसके टिश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, उसका लेवल देखते हैं और फिर उसका रिपीट करते हैं 48 आवर्स के बाद। अल्ट्रासाउंड में 1500 जब तक बीटा HCG का लेवल नहीं होता तब तक कुछ दिखाई नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है कि हो सकता है कि एक बहुत छोटा सा सैक जैसा गोल सा स्ट्रक्चर दिखे, जो कि कई और कंडीशंस में भी दिख सकता है। दूसरा हो सकता है कि बच्चेदानी की झिल्ली जो है अंदर की, वो थोड़ी मोटी दिखे। तो हम लोगों को
इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पता चलता है प्रेगनेंसी टेस्ट है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा एकदम एक लाइन फेड थी, एक स्ट्रॉन्ग थी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फेंट और डार्क अगर है तो उसके दो मायने हो सकते हैं कि या तो आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत देर से हुई, और ये हो सकता है कि जब ट्यूबल में प्रेगनेंसी होती है ट्यूब में, तो भी कई बार एक डार्क एक लाइट होती है, वो स्ट्रांगली पॉजिटिव देर से होता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट लिखेंगे जो कि ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकता है कि प्रेगनेंसी लेवल का लेवल क्या है आपका। यूरिन टेस्ट जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, वो 25 to 50 इंटरनेशनल यूनिट्स के आसपास जब यूरिन में आने लगता है तब वो पॉजिटिव होता है। जबकि बीटा सी जब मतलब और यूरिन में आने के पहले ब्लड लेवल पहले उससे हायर होगा, तो हम लोग पहले ब्लड लेवल चेक कर लेते हैं और जो भी लेवल आता है उसको 48 आवर्स के बाद फिर से रिपीट करते हैं। जब हम 48 आवर्स के बाद रिपीट करते हैं तो देखते हैं कि किस रेट से वो बढ़ा है। अगर वो डबल हो गया है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी 99% यूट्रस के अंदर होगी। एक ही कंडीशन हो सकता है थोड़ा सा फर्क हो कि अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो तो भी वो बड़ा तेजी से बढ़ सकता है। तो इसलिए हम लोग फिर उसके बाद एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कई बार वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि एक बार और रिपीट करने की जरूरत है कि नहीं है। हार्ट बीट तो अर्ली स्टेज में नहीं मिलती है, और नॉर्मली जो है ना बच्चे की हार्ट बीट हम लोगों को करीब 6 हफ्ते के आसपास दिखाई देने लगती है, और इंटरनल हो तो कई बार 5 से 6 में भी दिख जाती है। जब एक बार हार्ट बीट आ जाती है तो हम लोग थोड़े से रीअश्योर्ड हो जाते हैं कि अब ये प्रेगनेंसी आगे ठीक ठाक चलेगी। जब तक हार्ट बीट नहीं आती है तब तक प्रेगनेंसी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी उसके 50-50 के आसपास ही चांसेस रहते हैं। और जब एक बार हार्ट बीट आ जाती है देन वी कैन से कि ओके ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि हार्ट बीट आ गई है। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि हार्ट बीट आने के बाद भी मिसकैरेज हो जाए और हार्ट बीट बंद हो जाए, फिर हम लोगों को उसके कारण अलग ढूंढने पड़ते हैं कि क्यों होता है। तो मैंने आपको शुरू के अल्ट्रासाउंड और बीटा एचसीजी के बारे में ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताया जिससे कि हम लोग किसी तरह एक्टोपिक या ट्यूबल प्रेगनेंसी वगैरह को मिस ना कर पाएँ जहाँ तक हो सके। स्मॉल परसेंटेज में केसेस में ये करवाने के बाद भी कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है। नाउ प्रेगनेंसी के विजिट में और भी आपको बहुत सारी सलाह दी जाएगी, बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब ब्लड टेस्ट में तो बहुत सारे रूटीन है, एक टोटल काउंट किया जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन वगैरह चेक किया जाएगा, साथ में ब्लड ग्रुप किया जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है तो हम लोग फिर दोबारा से रिपीट करना चाहिए, बिकॉज वी लाइक टू हैव अ डॉक्यूमेंट सेइंग कि आपका कंफर्म ब्लड ग्रुप यही है। और इसके अलावा फिर आपके कई वायरल मार्कर्स हम लोग बोलते हैं जो कि हम लोगों का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इवन बाय WHO एंड स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार भी हम लोगों को वो टेस्ट करने होते हैं, जैसे VDRL, हेपेटाइटिस का टेस्ट, HIV का टेस्ट, और ये सब करते हैं। ये आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन आप क्या करवाएंगे क्या नहीं कराएंगे ये आपके ऊपर है। हम लोग सलाह देते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी, लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि अगर आप कराएं। इसके अलावा हम लोग टेस्ट कराते हैं आपके थायराइड का, क्योंकि अगर कई लोगों को पता ही नहीं होता, प्रेगनेंसी में ही पहली बार उनको पता चलता है कि थायराइड की तकलीफ है। क्योंकि थायराइड अगर किसी का अनडिटेक्टेड रहता है और ज़्यादा लेवल हो तो बच्चे के डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में और दूसरे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए थायराइड करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले अगर हो जाए, सब करेक्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब थायराइड टेस्ट कर लिया, आपका HbA1c भी किया जाएगा, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी जो हो रही है थोड़ी ज़्यादा उम्र पर लोग कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, तो हम लोग एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं और एक ब्लड शुगर वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग विटामिन D और B12 वगैरह भी रेकमेंड करते हैं कि करवा लें, तो आपके लिए और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया स्क्रीनिंग। ना थैलेसीमिया के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है ये तो नहीं, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे ब्लड ग्रुप होता है वैसे ही थैलेसीमिया भी एक इनहेरिटेड कंडीशन होता है। कई तरह के थैलेसीमिया A भी होता है, थैलेसीमिया B भी, बीटा भी होता है, अल्फा भी होता है। और हम लोगों को अगर किसी को भी है तो थैलेसीमिया के क्या रूप हो सकते हैं, या तो एक बिल्कुल क्लियर है
उसको थैलेसीमिया है ही नहीं। एक ग्रुप होगा जिसमें बोलेंगे कि थैलेसीमिया माइनर है। माइनर का मतलब है कि उन्होंने इनहेरिट किया है, पर दूसरी तरफ से ये भी इनहेरिटेंस है कि एक को नहीं था, तो उनमें माइनर है। तो माइनर में इतना ही होता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल चलेगी, आपका हीमोग्लोबिन कभी 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर लेकिन उसमें ज़रूरी हो जाता हस्बैंड का भी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराना, क्योंकि अगर हस्बैंड भी थैलेसीमिया माइनर है और आप भी थैलेसीमिया माइनर है, तो बच्चे को 25% चांस हो जाएगा कि उसको थैलेसीमिया मेजर होगा। 25% होगा कि नॉर्मल हो सकता है, 2 को थैलेसीमिया। अगर मान लीजिए 1 in 4 करके लेते हैं रेशियो, तो 1 in 4 बच्चों में जिनको दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर होगा, 2 को थैलेसीमिया माइनर होगा, 50% चांस है, और 25% चांस है कि नॉर्मल भी हो सकता है बच्चा। तो इसलिए वो हम लोग वो बाद में चेकअप करते हैं। लेकिन अगर दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है जिसमें कि हम लोग डायग्नोज कर सकें कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं है। अगर बच्चे में थैलेसीमिया माइनर या है और नहीं है कुछ भी, तो ठीक है, वी कैरी ऑन द प्रेगनेंसी एज नॉर्मल। अब थैलेसीमिया मेजर के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में भी बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन वो डिटेल्स हम लोग अभी नहीं जाएंगे। और इसमें एक चीज़ कहें, बहुत लोग सोचते हैं कि थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है तो इसी का ब्लड सेल हम स्टेम सेल सेव कर लेंगे तो इसको फायदा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, ये गलत धारणा है। वो अलग ढंग से ट्रीटमेंट होता है, एंड वी विल नॉट गो इनटू, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट। लेट्स लिमिट आवरसेल्व्स स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो हम लोगों ने थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहे थे। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग में तो अगर आप दोनों में से एक को नॉर्मल है और एक माइनर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा या तो माइनर होगा और या नहीं तो नॉर्मल होगा। तो ये स्क्रीनिंग करानी बहुत ज़रूरी है। थैलेसीमिया के बाद हम एक चीज़ और भी डिस्कस करना चाहेंगे, जो बहुत कॉमन सा टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुपिंग। और ब्लड ग्रुप हस्बैंड वाइफ दोनों का जानना ज़रूरी होता है। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ 4 प्रकार के होते हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखा रहता है। तो अगर मदर नेगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी ग्रुप आ सकता है। लेकिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी थोड़ी थोड़ी हेमरेज होती रहती है, और मदर, अगर बच्चा अंदर पॉजिटिव है तो क्या करते हैं कि मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है, और वो एंटीबॉडीज एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड फिर बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम लोगों को पहले से मालूम होता है कि मदर नेगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है, तो हम लोग एक और टेस्ट उसमें ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं RH एंटीबॉडी टाइटर, या कई लोग दूसरा टेस्ट कराते हैं कूब्स टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट। तो इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। ये सिर्फ यही देखता है कि क्या मदर ऑलरेडी RH पॉजिटिव ब्लड के लिए सेंसिटाइज्ड है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है उसको पहले मिसकैरेजेस हुए हों, और अगर ये सब बातें तब हैं जब मदर RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है। तो अगर उनको बार बार मिसकैरेजेस भी हुए हों और उन्होंने कोई उसके लिए प्रोटेक्टिव इंजेक्शन नहीं पड़ा हो, तो मदर ऑलरेडी सेंसिटाइज हो सकती है। तो हम लोगों को वो टाइटर पहले देख लेना होता है कि किस लेवल पर है, और हम लोगों को एट इंटरवल्स उसको मॉनिटर करना पड़ता है। बच्चे के लंग्स में, हार्ट में फ्लूइड, और स्किन के नीचे और ब्रेन वगैरह में फ्लूइड भरने लगता है। हालांकि इन सब चीज़ों में फ्लूइड भरने के दूसरे कारण होते हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन जो कि इजीली पता किया जा सकता है, जिसके बारे में पहले से प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को मिसकैरेज हो और आप RH नेगेटिव हैं तो एक इंजेक्शन होता है एंटी डी, वो आपको ले लेना चाहिए विदिन 72 आवर्स ऑफ दैट ब्लीडिंग। अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हुई है पर मिसकैरेज नहीं हुआ है तो भी वो आप इंजेक्शन आपको ले लेना चाहिए, अगर आप RH नेगेटिव हैं और हस्बैंड RH पॉजिटिव है। तो इसलिए कभी भी जो ये सोचे कि नहीं थोड़ा सा दाग लगा था, थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई थी, इसमें डॉक्टर को क्या दिखाना, क्या ज़रूरत है, नहीं, इसके पीछे इम्पोर्टेंस दूसरी भी हो सकती है। तो ये सब हम लोगों को जानना ज़रूरी है। बिना देखे इंजेक्शन आपको वहीं जाके पड़ेगा, वो फ़ोन पर कोई लिख करके नहीं देगा, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डिक्टेट ऑन द फोन एंड गिव यू इंजेक्शंस। वी हैव टू फर्स्ट असेस पेशेंट को, तब दे सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने की। अगर हस्बैंड RH नेगेटिव है
और मदर RH पॉजिटिव है तो उतना प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा और कंडीशंस भी होते हैं जो कि हिंदुस्तान में उतने कॉमन नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल। तो सिकल सेल ज़्यादातर अफ्रो करीबियन और अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है, यहाँ कम लोगों पर ऐसा नहीं है। खास कर करके बंगाल के ईस्ट की तरफ से भी कई लोगों में ये पाया गया है और गुजरात वगैरह में भी कुछ लोगों में पाया गया है। तो उसका डेटा इकट्ठा हो रहा है, देख रहे हैं। तो वो भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों को पूरा एक टेस्ट HPLC करके करते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करके टेस्ट होता है, जिससे कि हम लोगों को पता चल सके। तीसरी चीज़ है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको ब्लड शुगर की टेंडेंसी है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक तो ब्लड शुगर करते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है या आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ था और बीच में आपने उसको मॉनिटर नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसके भी टेस्ट हम लोग डॉक्टर उसके अनुसार आपको देंगे। और हो सकता है आपको ये भी बोलें कि ग्लूकोमीटर लेके घर में आप ब्लड शुगर मॉनिटर करिए कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटे बाद, पौने 2 घंटे बाद कितना लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि ये देखा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी क्या कहें, प्रेगनेंसी के पहले 10 हफ्ते में भी अगर ब्लड शुगर गड़बड़ है तो उसका बच्चे पर बुरा असर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत मोटी चीज़ है कि बड़े बच्चे का साइज बड़ा होगा, डायबिटीज़ के जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बट डेवलपमेंटल चेंजेस आ सकते हैं। और 10 हफ्ते के पहले अगर डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड है, देन उस बच्चे में आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उन बच्चों में। एक और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग करना चाहते हैं, वो है डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग टेस्ट। और उसको कई तरह से किया जा सकता है। एक तो होता है कि आप नाश्ता करके आई हैं, नहीं आई हैं, आपको ग्लूकोज पीने को दिया जाता है, कोई लोग बोलते हैं 50 दीजिए, कोई बोलते हैं 75 दीजिए, और उसके लेवल को देखते हैं कि कितना होना चाहिए। और कोई भी लेवल अगर 140 से ऊपर आ जाता है वो लेवल, तो हम लोग बोलते हैं कि आप डायबिटीज़ वाली श्रेणी में आ गई हैं। जितनी डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी के बारे में रिसर्च हो रही है, तो ये पता चला है और अभी लेटेस्ट ये बताया गया है कि प्रेगनेंसी के पहले 10 हफ्तों के अंदर, यानी कि जब आपका लास्ट पीरियड था उस समय से हम लोग गिनते हैं, सारी गिनती वहीं से शुरू होती है, उसके अंदर अगर मदर को ब्लड शुगर है या हायर है तो उसमें बच्चों में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और शायद हो सकता है उन बच्चों में डायबिटीज़ आगे चल के भी लाइफ में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, रोज़ नई नई बातें निकल के आ रही हैं। मोटे तौर पर यही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के पहले प्लीज़ सारे चेकअप्स करा लीजिए, ब्लड शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में ले आइए, और नहीं तो अगर नहीं है तो आप अपना मॉनिटर करना चाहे ग्लूकोमीटर से ही करिए। हर बार लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोमीटर से मॉनिटर करिए और उससे आप देखिए कि आपका लेवल कितना होता है। और कोई भी लेवल कोशिश करिए कि 120 और 130 से खाना खाने के बाद वाले ज़्यादा ना हो। लेकिन साथ में कि अपनी सेल्फ स्टाइल डाइटिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, नहीं कि खाना छोड़ते जाएं, आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए। और अगर किसी चीज़ की दवाई की ज़रूरत होगी, इंजेक्शन की ज़रूरत होगी, तो वो डॉक्टर्स आपको सही सलाह देंगे कि आपके और बेबी के सेफ्टी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसलिए डायबिटीज़ इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे और भी टेस्ट करते हैं जो वायरल मार्कर्स मैंने बताए, VDRL, सिफिलिस का टेस्ट है, हेपेटाइटिस का टेस्ट है, HIV का टेस्ट है, और हेपेटाइटिस C का भी टेस्ट होता है, anti-HCV, ये भी टेस्ट करना चाहते हैं। थायराइड के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एंड फिर हम लोग बहुत बार पसंद करते हैं कि विटामिन D और B12 का भी टेस्ट हो जाए, क्योंकि लोग खाते तो बोलते हैं शरीर भी देखने में अच्छा स्वस्थ लगता है, लेकिन एक्चुअली जब लेवल्स किए जाते हैं तो वो बहुत कम होते हैं। तो अब जाहिर है कि आप एक तरह से सोचिए, प्रेगनेंसी क्या है, आप एक अपने शरीर के अंदर एक पौधा ग्रो कर रही हैं, तो पौधे में पहले से खाद वगैरह नहीं होगी तो पौधे की ग्रोथ वगैरह भी वैसी ही होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो टेस्ट लिखे जाएं, अगर कमी है तो हो सकता है डॉक्टर उस समय ना भी शुरू करें, बोलेंगे 3 महीने के बाद शुरू करेंगे, तो वो अलग चीज़ हो गई, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो टेस्ट जो होते हैं मेन यही होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह में। यूरिन टेस्ट देखा गया है कि करीब से कम 30% लोगों को बिना सिम्टम्स के, बिना किसी के बैक्टीरिया निकलते हैं यूरिन में और इनको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन एनीवेयर इन द बॉडी can travel through the blood and cause infection in the uterus also,
मोस्ट ऑफ देम। तो इसलिए हम लोगों को हर तरह के इन्फेक्शन की भी स्क्रीनिंग करनी होती है, तो वो हम लोगों को उससे भी पता चल जाता है। जो ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन टोटल काउंट वगैरह वो भी है, और प्लस हम लोग ये टेस्ट भी कर लेते हैं, इस यूरिन टेस्ट करते हैं। और अगर कोई है तो जो प्रेगनेंसी में सेफ हो उसके अनुसार ही इलाज होगा, जाहिर है। यूरिन का भी होगा। फिर अल्ट्रासाउंड। नाउ अल्ट्रासाउंड भी, अगर तो आप डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी के पहले ही गई थी तो आपके पास तो ऑलरेडी रिपोर्ट होगी। पूरे पेट का भी और प्रेगनेंसी का दोनों करवाना चाहिए। आपको हैरानी होगी कि लोग करवाते नहीं हैं, और जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी भी है, किसी को किडनी में पथरी निकल रही है, किसी को बहुत कम केसेस में होता है कि एक ही किडनी है। तो ये सारी चीज़ें पहले से जानकारी होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो अगर पहले नहीं हुआ और आप प्रेगनेंसी के बाद जा रही हैं, तो अगर डॉक्टर सलाह दे तो क्या है, हमको तो प्रेगनेंसी, लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि अननेसेसरली मेरे पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड क्यों करा रही हैं। तो हम लोगों को जानना ज़रूरी है ना। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो आपकी डाइटरी सलाह दी जा सकती है। आपकी किडनी में है तो हम लोग किडनी स्पेशलिस्ट की क्या चांसेस हैं कि वो आपको तंग करेगा कि नहीं। आपका यूरिन टेस्ट फ्रीक्वेंटली होगा, क्योंकि हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हों आप में। तो कोई भी टेस्ट जो है ना, उसके पीछे एक कारण होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि बस एक रूटीन हम लोगों ने लिख लिया है। और अगर वो सारे टेस्ट आपके क्लियर होते हैं, इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत लोग किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है, और उनके आजकल फैटी लिवर डिजीज भी बहुत हो गया है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स भी लिवर के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, और उसमें भी कईयों के एंजाइम्स बाद में बढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों को शुरू में जान लें कि पहले से ही तो नहीं था कोई प्रॉब्लम, तो लिवर स्पेशलिस्ट को पहले से दिखा लिया जाए। आपको कौन सी दवाई दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं। तो हर टेस्ट जो आपको लिखा जाता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि क्यों करना चाहिए। तो इसलिए आपके हो गए ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का और प्रेगनेंसी का, ये करवा लेना आपको चाहिए। जब ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो डॉक्टर से मिलिए, और वो आपको बस सलाह दे देंगे आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार। कई टेस्ट्स आपके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं पहले से ही, अगर आपने कोई फैमिली में किसी चीज़ की पॉजिटिव हिस्ट्री दी होगी, तब आपको वो टेस्ट अलग से ऐड किए जाएंगे। अब आपके सारे टेस्ट आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिए, तो रिपोर्ट्स तो तुरंत नहीं आएंगी, कुछ टेस्ट तुरंत आ जाएंगे, कुछ देर से आएंगे रिपोर्ट्स। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आप डॉक्टर के जाने के पहले भी, उनके पास जाने के पहले एक फोलिक एसिड लेना तो शुरू कर ही दें। अगर आप सोच भी रही हैं कि हम प्रेगनेंसी करेंगे, उसी समय से आप फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। अब इसमें हम लोग महिलाओं को, जब प्रेग्नेंट हो गई तो महिलाओं को तो देना ही देना है। उसको पहले फोलिक एसिड दिया क्यों जाता है? फोलिक एसिड एक विटामिन के ग्रुप का वो है, तत्व है, जिसमें कि सेल डिवीजन पर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर उसकी कमी होती है तो जो बॉडी का सेल डिवीजन है उसमें डिफेक्ट आने लगते हैं। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी प्रेगनेंसी फ्रॉम स्पर्म और ओवा से शुरू होके उसके बाद तो सारा डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट, वो मल्टीप्लिकेशन का ही है। अब वो किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, कहाँ पर लिवर बनना है, कहाँ पर, वो सारी चीज़ें, बट इट्स ऑल सेल मल्टीप्लिकेशन। तो अगर फोलिक एसिड जैसी ज़रूरी चीज़ कमी होगी तो आपको बहुत सारे डिफेक्ट्स बच्चे में होने लगते हैं। और सबसे कॉमन डिफेक्ट्स होता है, सबसे पहले बच्चे की नसें जो बनती हैं और रीढ़ की हड्डी जो पहले फ्लैट होती है और ऐसे हड्डी बन करके फिर ये ऐसे करके क्लोज करती है। तो अगर ये पूरी क्लोज ना करे, सेल डिवीजन सही नहीं हुआ, तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है और उसकी कवरिंग है वो उसके थ्रू उसमें गैप्स आ जाते हैं और वो बाहर को करती है, फिर वो नर्व्स को अफेक्ट करती है। तो उससे क्या होता है, कईयों को आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा सा फोड़ा था, तो उससे डेवलपमेंट हो, कईयों के तो हाथ पैर वगैरह कुछ भी नहीं चलेंगे उससे, क्योंकि नर्व्स डैमेज हो गई हैं। कईयों के पैर नहीं चलेंगे, कईयों के यूरिन स्टूल वगैरह में कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए फोलिक एसिड आप सोचने भी लगें कि प्रेगनेंसी करनी है तो आप लेना शुरू कर दीजिए। सिर्फ फोलिक एसिड ही नहीं, प्रेगनेंसी में क्या क्या आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, डॉक्टर क्या सलाह देंगे। एक तो आपको डाइट की सलाह दी जाएगी, और उसके लिए डाइटिशियन को भी आपको भेज सकती हैं डॉक्टर आपको कि सही ढंग से पूरे सवालों के साथ आप पूरा सलाह ले लीजिए। पर अगर आपको जरा भी स्पॉटिंग हुई हो, ब्लीडिंग हुई हो, या पिछली प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम्स रहे हों, मिसकैरेजेस हुए हों, तो हो सकता है फोलिक एसिड के अलावा भी डॉक्टर आपको और इंजेक्शन या दवाई या कुछ इंसर्ट करने वाली टैबलेट्स वगैरह दें जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में मदद करें। तो ये डॉक्टर की सलाह पर, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी हिस्ट्री ज़रूर दे दें। तो आपको दवाई जो है आपके
हिस्ट्री के ऊपर आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार ये दी जाएंगी, पर फोलिक एसिड और कुछ विटामिन वगैरह हैं वो हो सकता है डॉक्टर आपको दे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स का ग्रुप ऑफ मंथ्स। तो बिकॉज प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है इसलिए 3 ट्राइमेस्टर्स होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर इज 3 to 6 months, 3 months completed से लेकर 6 months completed, और 6 से आगे 6 completed के आगे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया। लेकिन प्रेगनेंसीज जो है ना, अब ये तो नहीं है किसी को पता कि कब डिलीवरी होगी। एक जो हम लोग डेट देते हैं वो हजारों साल से देखते हुए कि इतने दिन की प्रेगनेंसी होती है, उसी के बेसिस पर एक फॉर्मूला सा बना हुआ है कि प्रेगनेंसी इज 9 months and 1 week on an average, but everybody will deliver at 9 months and 1 week, वो नहीं होगा। And another very important thing I would like to say is कि 3 months is never equal to 12 weeks। ये लोग हमेशा कंफ्यूजन में कि मेरे तो 13 वीक्स हो गए, पर थर्ड मंथ कैसे हो गया, अब तो 4th मंथ हो गया। देखिए हर महीने में 28 डेज नहीं होते, 4 वीक्स इज 28 डेज, किसी में 30-31 जोड़ कर करके, तो 3 महीने होते होते आपके 1 हफ्ता बढ़ जाता है। तो when you say about first 3 months, it is actually 13 weeks. And when you talk about 6 months, you are actually 26 weeks and not 24 weeks. तो weeks और इसके गिनती में ना थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और प्रेगनेंसी को हम लोग मानते हैं 40 weeks। तो वीक से अगर जोड़ेंगे तो प्रेगनेंसी इज 40 weeks, मंथ्स के हिसाब से जोड़ेंगे तो 9 months and 7 days हो जाएगा। तो इसलिए जो आपके मन में कंफ्यूजन रहता है कि 3 months हो गए तो मेरा 13 weeks कैसे हो गया, ये तो गलत हो गई, अल्ट्रासाउंड गलत है या मेरे को गलत कैलकुलेशन हुआ, मेरे पीरियड भी ठीक थे, तो ये मैं दुविधा आपकी दूर कर देना चाहती हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज नो मंथ इज ओनली 28 days एक्सेप्ट February। सो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है।